सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगी आरसी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूं कि आप हर परीक्षा की तैयारी के लिए एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ में अपनी तमाम उम्मीदों को जिंदा रखते हुए परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो एग्जाम हुई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की इंग्लिश का, जिसका पेपर हुआ है। तो आज मैं ब्रीफ में नट सेल में उसको पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो जो भी कक्षा 10 के छात्र छात्राएं हैं वो इस पेपर सॉल्यूशन को देख करके ये जज कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने मार्क्स इस एग्जाम में प्राप्त करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2026 की ये जो एग्ज़ाम थी, 2026 की जो परीक्षा थी, और उसमें जो इंग्लिश का पेपर आया है उसका पेपर का एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और इस एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ग्रामर का स्तर कैसा था, कंप्रीहेंशन का स्तर कैसा था, और साथ ही अन्य जो क्वेश्चन आंसर थे वो क्या जो बताए गए थे आपको एग्जाम से पहले उनमें से रिपीट हुए हैं, पैसेज का स्टैंडर्ड कैसा था, इन सब को लेकर के अपन आज चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन के बारे में। ये पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ये 12 फरवरी को इसकी एग्ज़ाम लगी है, यानी आज ही इसकी एग्ज़ाम लगी है। पेपर का सॉल्यूशन है, पेपर 3 घंटे 15 मिनट का था और अंकों की संख्या थी 80 नंबर। यह सॉल्यूशन किया जा रहा है आपके अपने सर राकेश जांगिड़ के द्वारा, और आरसी क्लासेज के माध्यम से आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो आपने पेपर में पहले पढ़ लिए होंगे। इंस्ट्रक्शन के बाद में अपन चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन फर्स्ट की तरफ। सेक्शन ए है वो रीडिंग का सेक्शन है। सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन है। रीडिंग में आपको एक पैसेज दिया गया है। ये कैसा पैसेज है? अनसीन पैसेज है। ये एक अनसीन पैसेज है और इस पैसेज में क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 8 है और 8 प्रत्येक क्वेश्चन एक मार्क का है, 1 मार्क का है। टोटल 8 नंबर का ये मार्क्स का ये पैसेज था। पैसेज आपने देखा होगा, ऑल ऑफ द इमोशंस वी सर्च थ्रो एज आई स्टूड ऑन द समिट। सबसे पहले एक वर्ड आया समिट। समिट का मतलब होता है पर्वत का शिखर, पर्वत की चोटी। आगे जिसका नाम पर्वत का शिखर था उसका नाम है एवरेस्ट, यानी यहाँ एवरेस्ट की बात की जा रही है। लुकिंग आवर माइल्स ऑफ पनोरमा। पनोरमा का मतलब होता है वहाँ का भूदृश्य, आसपास का जो व्यू है वो पनोरमा कहलाता है। डोमिनेंट एकाधिराज होना, एक व्यक्ति का अधिकार होना। थिंकिंग ह्यूमिलिटी, वो ह्यूमिलिटी के बारे में सोच रहा था। थैंक गॉड, वो आगे कहता है कि द फिजिकल इन द सीम्ड टू से थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर, हाउ एवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलियंट। वर्ड आया है जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब होता है जोशीला, जिसमें खूब ज्यादा ओवरवेमिंग होती है। ओके, वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस। सैडनेस का मतलब दुख, दुखी की उसमें कुछ टिंज थी, झलकें थी। वाज बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन इन द अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी, अंतिमतः। क्लाइंबिंग दियर, वो वहां पे चढ़ गए। वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड रोर आफ्टर हियर आफ्टर रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। आप ये पैसेज देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा, यदि आपने कक्षा 8 पढ़ी है तो कक्षा 8 का एक चैप्टर है द समिट विद इन, और HPS अहलूवालिया का एक चैप्टर था। और इस अहलूवालिया के एक चैप्टर के माध्यम से ही 8वीं क्लास का जो अपना टेक्स्ट बुक है जिसका नाम हनी ड्यू है, उस टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर शायद 5 होगा, वहाँ से ये अपना पैसेज पुटअप किया गया, उठाया गया है। पैसेज को अपन आगे पढ़ते हैं। बाय क्लाइमेट समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेम्ड। ओवरवेम्ड यानी अभिभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना। बाय ए डीप सेंस ऑफ joy and thankfulness, it is a joy
विच लास्ट ए लाइफ टाइम, ये जो है वो कितने समय तक चला, लाइफ टाइम तक। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कंप्लीटली, जैसे ही आप ये वहाँ का दृश्य देखेंगे तो आप पूरी रूप से क्या हो जाएंगे, चेंज, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप उसके माध्यम से आपका मन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इन नेवर, जो व्यक्ति कभी माउंटेन्स में गया ही नहीं है। सेम अगेन, आई लुक बैक लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प मेकिंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड। कहाँ की बात की गई है, वो कहता है कि मैं किसी भी चोटी पर चढ़ लूँ, लेकिन जो समिट ऑफ माइंड है उस पर चढ़ने के बाद में मैंने कभी भी लुकिंग बैक नहीं किया। नो लेस फॉर फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम, जिस पर चढ़ना है वो आसान भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट द राइटर वाज, जब राइटर एवरेस्ट पर चढ़ा उस समय राइटर कैसा था, कैसा फील कर रहा था। ऑप्शन है ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलियंट एंड सैड, नन ऑफ दीज। यदि बात करें वेरी सैड तो वो पूरी तरह से सैड भी नहीं था, बात करें बहुत ज़्यादा जुबिलियंट भी नहीं था। तो बिगनिंग में वो कैसा था, बिगनिंग में वो जुबिलियंट था, लेकिन धीरे धीरे वो कैसा हो गया, सैड। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड हिम वोज, वो इमोशंस जिन्होंने उसको क्या कर लिया, ग्रिप कर लिया, जकड़ लिया, वो क्या थी, विक्ट्री अवर हर्डल्स, बाधाओं पर विजय प्राप्त कर ली, ह्यूमिलिटी, अपमान उसका हुआ, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपोर्टेंस, और ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबोव। तो अपन पैसेज को रीड करते हैं तो पैसेज के आधार पर इसका आंसर नंबर होता है बी, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चाएं करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, द जॉय दैट द राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट लास्ट, वो जॉय जो एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद में राइटर को मिला वो कैसा था, वो कितने दिन तक लास्ट हुआ। यहाँ पे लास्ट का वर्ब का काम करा है, कितने दिन तक वो उसके जीवन में चला, तो वो एक दिन, एक महीना, एक साल या लाइफ टाइम। तो राइट आंसर होगा लाइफ टाइम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के जो अकॉर्डिंग है, व्हाट इज अल्टीमेट, वो अल्टीमेट क्या है इन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग करने में अल्टीमेट चीज राइटर के अकॉर्डिंग क्या है। तो इसका क्लाइंबिंग हिल्स, पर्वत पहाड़ियों पे चढ़ना, क्लाइंबिंग हाउस हाई समिट्स, ऊंची पर्वत शिखरों पे चढ़ना, क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ना, नन ऑफ द अबोव। तो इसमें अल्टीमेट था क्लाइंबिंग एवरेस्ट, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द अदर समिट्स इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, कौन सी ऐसी समिट की बात की जा रही है जिसको फॉर्मिडेबल भी नहीं किया जा सकता और जिसपे चढ़ना आसान भी नहीं होता। तो यहाँ पे पहले अरावली है, फिर यहाँ पे फिजिकल फिटनेस है, यहाँ पे थॉट्स एंड इमेजिनेशन है, और एक जो आपके आंसर में आपके पैसेज में दिया हुआ है द समिट ऑफ द माइंड, जो इसका राइट आंसर है द समिट ऑफ द माइंड। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन की जो नंबर है, संख्या है, वो कितनी है, 8 है, जिसमें अपन 6 नंबर वाले क्वेश्चन को अपन रीड करें। व्हाट चेंजेज यू कंप्लीटली, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपको कंप्लीटली, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली चेंज हो गए। तो वो कौन सी चीज थी, वो था एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स, पैसेज में से वो शब्द छांटना है जिसका अर्थ है, कहने का मतलब सिमिलर वर्ड आपको लाना है, सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड लाना है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट, जो मैंने पैसेज में भी पहली लाइन में अंडरलाइन किया था, सही आंसर होगा समिट, पर्वत की चोटी। पर्वत की चोटी को समिट कहते हैं, पीक कहते हैं, पैरामाउंट कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा समिट। और जो 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8th क्वेश्चन है वो है, पैसेज में से वो वर्ड छांटिए जिसका ऑपोजिट वर्ड है। जुबिलियंट का ऑपोजिट पूछा है। जुबिलियंट का मतलब होता है बहुत उत्साहित होने वाला व्यक्ति, अपन कह सकते हैं बहुत ही जोशीला, तो इसका राइट जो ऑपोजिट वर्ड है वो होगा सैडनेस। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कौन सा क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर क्या है। अब अपन चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो भी किसका था,
वो भी पैसेज का था। पैसेज यहाँ पे एक दिया गया है, उस पैसेज को आपको पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर देखने हैं, और वो भी कितने नंबर का है, वो भी 8 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। तो एक बार अपन डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या जवाब होने वाला है। द अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यानी पृथ्वी की वाटर के बिना इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी वाटर ही सब कुछ है, अपने सर्वाइवल का माध्यम है वो वाटर है। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि लाइफ ऑन अर्थ, कि ये जो पृथ्वी है इस पर जो जीवन संभव हुआ है, ये किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, वो किस वजह से संभव हुआ है, वो हुआ है वाटर की वजह से। वाटर की वजह से क्वेश्चन कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है पानी की वजह से। तो पानी अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर है वो लगभग 70% होता है ग्लोब, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर, पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर ये वाटर पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द वाटर होता है 70, जो पृथ्वी का जो जल होता है उसका अधिकतर वाटर कैसा होता है, साल्ट वाटर होता है, खारा पानी होता है। दैट फिल्स द ओशन, और जो खारा पानी है वो कहाँ भरा होता है, ओशन में, समुद्रों में भरा हुआ है। इन इक्वलिटी इन क्वांटिटी लेस देन, और उसकी जो खारे पानी की जो मात्रा है वो लेस देन 3 ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर, यानी जितना भी पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है, 70 पर, और 70% में से जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहली बात तो फ्रेश वाटर कितने परसेंट पाया जाता है, 3%, और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है कहाँ कहाँ, अर्थ पे, कहाँ कहाँ, अंटार्कटिका पे, ग्रीनलैंड पे, पोलर आइस पे, एंड अनअवेलेबल ह्यूमिडिटी पर। लेस देन 1%, और जो 1% वाटर होता है, इससे भी 1% से भी जो कम पानी होता है, वो जो शुद्ध पानी होता है वो अपने को कहाँ मिलता है, रिवर्स में, नदियों में, इसके अलावा फ्रेश वाटर की जो लेक्स हैं उन झीलों में पाया जाता है, और इसके अलावा अंडरग्राउंड शैलो एक्वीफायर्स, इसके अलावा पानी के जो भूमिगत जल स्रोत हैं उनमें भी शुद्ध पानी पाया जाता है, जैसे ट्यूबवेल है, वेल है, इनमें भी पानी शुद्ध पाया जाता है। आगे, वाटर गिव्स लाइफ टू थ्रस्टी सिटीज, वाटर की वजह से जो प्यासे शहर हैं उनको क्या प्राप्त होता है, वाटर की वजह से प्यासे शहरों को पानी प्राप्त होता है। एंड ड्राइज क्रॉप्स, और सूखी जो फसल हैं उनके लिए यदि पानी नहीं मिले तो वो सूख जाती हैं। एंड इज यूज्ड इंडस्ट्रीज, और पानी का प्रयोग इंडस्ट्री में भी होता है। बट द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, लेकिन जो पानी को पीने योग्य जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, विच अवेलेबल ऑन अर्थ टुडे, जो पृथ्वी पर आज उपलब्ध है, वो इज नॉट मोर देन व्हाट वाज अवेलेबल 2000 ईयर्स एगो, यानी पानी जितनी मात्रा में वर्तमान समय में पृथ्वी पर उपलब्ध है उतना पानी 2000 साल पहले फ्रेश वाटर नहीं था, यानी पहले फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी थी वो कम थी, वर्तमान में फ्रेश वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। अब आगे बात करते हैं, एट दैट टाइम द पॉपुलेशन, क्योंकि आज से बहुत साल पहले जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी या पूरे ग्लोब की जो पॉपुलेशन थी, अर्थ की पॉपुलेशन थी, वो लेस देन 3% ऑफ करंट साइज, वर्तमान की जो पॉपुलेशन है उससे 3% कम थी। आगे की बात करें अपन आगे, वाटर शॉर्टेज इज ए रूटीन फीचर टुडे, आजकल जो वाटर का शॉर्टेज है, पानी की जो कमी है वो रूटीन में आ गया है। राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर, क्योंकि पानी के लिए पानी की जो मांग है धीरे धीरे किसके लिए बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री आर डिफिकल्ट टू मेट, जिसकी वजह से पानी इंडस्ट्री में और इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर में और एग्रीकल्चर में पानी पहुंचना बहुत ही कैसा हो गया है, मुश्किल सा हो गया है। इंडिया रिसीव्स मोर देन 3 मिलियन हेक्टर मीटर ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 350 मिलियन हेक्टर पानी है, वो बरसात का पानी भारत पूरे इंडिया की बात करें वहाँ प्राप्त हो जाता है। देयर इज ऑल्सो वेस्ट नेटवर्क, वास्ट यानी बहुत बड़ा नेटवर्क है, रिवर, क्योंकि भारत में नदियों का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, विस्तृत है। पौंड, भारत में बहुत सारे तालाब हैं, लेक्स, इसके अलावा बहुत सारी झीलें हैं। बट स्टिल देयर इज शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन पीने योग्य पानी की अभी भी भारत में क्या है, शॉर्टेज है, कमी है। आगे है, इट इज ए शॉकिंग टू नोट दैट, ये बात करके सब लोगों को सदमा पहुंचने वाला है, दैट द
चेरापूंजी जगह है, सब लोगों ने पूछा है। मेघालय का चेरापूंजी जो जगह है, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेज, जो कि भारत का सबसे कैसा शहर है, नम शहर है, सबसे नम जगहों में से एक जगह है। इज फेसिंग सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उस जगह पे भी पीने योग्य पानी की जो शॉर्टेज है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है। यानी पीने योग्य पानी, उस चेरापूंजी जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है वहां पर भी प्योर वाटर की स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है। टुडे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज ऑल्सो एडेड इटसेल्फ द ग्रोइंग शॉर्टेज, और आज की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसकी वजह से पानी की क्या हो रही है, कमी होती जा रही है, ऑफ वाटर, पानी की कमी होती जा रही है। पोल्यूटेड वाटर नॉट ओनली हार्म्स ह्यूमन, जो प्रदूषित वाटर है, गंदा जो जल है, उससे न केवल मनुष्य प्रभावित होता है बल्कि कौन होता है प्रभावित, बर्ड्स होते हैं, फिश होती हैं, एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जीवन के जो अन्य जीवित जीव जंतु हैं जिनको पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वो सब इससे प्रदूषित हो रहे हैं। फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से, कई शताब्दियों से, स्ट्रीम्स नदियाँ की जो धाराएं हैं, रिवर्स जो नदियां हैं, बीन ए प्लेस ऑफ डंप वेस्टेज, वो कई सालों से भारत में देखते हैं कि नदी के किनारे या किसी झील के किनारे या किसी नदी की धारा के किनारे वहाँ पर डेड बॉडी को या जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको डंप कर दिया जाता है, यानी उनको वहाँ जला दिया जाता है या फिर उनको वहाँ गाड़ दिया जाता है। तो वो वेस्ट के डंप प्लेसेज बन गए हैं। डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों का जो कह रहे हैं कटाई है, डिफॉरेस्टेशन है, यानी वनों की बहुत ज़्यादा क्या कर देना, कटाई कर देना। हैज़ रूइंड लैंड, उसकी वजह से ये जो ज़मीन है वो रूइंड हो गई है, तबाह हो गई है। एंड चेंज्ड क्लाइमेट, और धीरे धीरे जो क्लाइमेट है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। एंड कोजिंग लेस रेन इन सम एरियाज, और कुछ एरियाज में इसकी जो क्या है, कोजिंग है, कारण है, बरसात का कारण है, वो कम होता जा रहा है। और इन अदर्स, और अन्य शब्दों में कहें तो रेन वाटर रन्स सो फास्ट, पानी का जो बरसात का पानी है वो इतना तेजी से बहता है, दैट लिटिल कैन बी कलेक्टेड फॉर यूज, कि पानी को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, जिसमें से बहुत कम पानी को क्या किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। ये था आपकी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के इसके जो सब क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेट। पहले लाइन में देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइफ का जन्म कहाँ होता है, जीवन का उद्भव कहाँ होता है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है भाई, पहली लाइन में लिखा हुआ है जीवन का उद्भव कहाँ होता है, दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगेन इन वाटर, जो पानी की जो क्या हुई है, ओरिजिनेट हुआ है, वो सॉरी जीवन का जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, लाइफ ओरिजिनेट इन वाटर, वो पानी से हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने वहां देखा होगा। दूसरा पूछा है, नेम सम अदर सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर, कुछ ऐसे सोर्सेज के नाम बताओ जहां से हमें फ्रेश वाटर, ताजा पानी प्राप्त होता है। तो इसका क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ताजा पानी अपने को कहाँ से प्राप्त होता है। तो ताजा पानी की जगहें कौन कौन सी हैं वो एक बार देखनी है। देखें ताजा पानी की जगह कौन कौन सी है, ये रही, ये देखिए, ये रही फ्रेश वाटर, जहां से अपने को क्या है प्राप्त हुआ है, वो कहाँ है, रिवर से। ये आंसर इसका, वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर, फ्रेश वाटर लेक्स एंड अंडरग्राउंड शैलो क्वालिफायर्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपने 3 रीड किया, क्वेश्चन नंबर आपने 3 रीड किया, व्हाट आर द एरियाज वेयर द राइजिंग डिमांड्स ऑफ वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट। वे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पानी की विकट समस्या आपको देखने को मिलती है। तो इसका 3rd नंबर क्वेश्चन का जो आप आंसर देखेंगे वो यहां से देख सकते हैं, 3rd नंबर का यहां से थी राइजिंग, ये 3rd नंबर का आंसर है। राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन द एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्री एरिया डिफिकल्ट टू मेट। इसका राइट आंसर यहां तक होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां तक होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी डंप ओवर वेस्ट। अभी बताया था अपने वेस्ट को हम कहाँ डंप करते हैं, तो आप रिवर बैंक के ये जगह होती हैं जहां अपन इसको बैंक को जगहों को क्या करते हैं, डंप करते हैं।
देखो यहाँ पे ये जगह के नाम पूछे, कहाँ कहाँ अपन इसको डंप करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, कौन सा था? 4th नंबर था, 4th। ये देखो यहाँ पे ये रहा स्ट्रीम, वी डंप, यहां से आपको आंसर बनाना है। वी डंप द क्या, वेस्ट, वेस्ट को हम डंप करते हैं कहाँ? स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में। यहां से इसका आंसर हो सकता है, ये एरिया है वो इसके आंसर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से का आंसर है? 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 किस इस तरह से था, विच इज द वेटेस्ट प्लेस, कितना सबसे इजी क्वेश्चन था। विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, वेटेस्ट प्लेस इंडिया का कौन सा है? तो आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी, और उस वो चेरापूंजी वो किस प्रॉब्लम का फेस कर रहा है, प्रॉब्लम वहां क्या आ रही है? तो ये तो डिट्टो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए, चेरापूंजी विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस इज फेसिंग ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये भी ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम उसको फेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन था, विच फ्रॉम ऑफ द फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल इन टू ह्यूमिनिटी। ऐसी फ्रेश वाटर की जगह कौन सी है जो ह्यूमिनिटी के लिए, मानव के लिए क्या है? अनअवेलेबल है। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ये सीधा सीधा वर्ड आपको यदि देखते तो मिल जाता है ऐसा कैसा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 6 नंबर का आंसर है, 6 नंबर का। वाटर ऑन द अर्थ, फ्रेश वाटर मोस्ट ऑफ विच लाइज फ्रोजन इन अंटार्कटिका एंड द ग्रीनलैंड और इन पोलर आइस एंड अनअवेलेबल टू ह्यूमिनिटी। वो ह्यूमिनिटी के लिए अनअवेलेबल है, यानी जो पोलर में जो ध्रुवों पर जो पानी है वो ग्रीनलैंड और जो अमेरिका में है जहां बर्फ जमी हुई है उसका जो पानी है वो मनुष्य के लिए क्या है? अनअवेलेबल है। और बात करें अपन अगली चीज की, तो अगला क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो ये पूछा था कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सिमिलर, यानी समानार्थी शब्द। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, और कमी को अपन क्या करते हैं? शॉर्टेज, SHORTAGE, राइट आंसर आएगा शॉर्टेज। और ये शॉर्टेज वर्ड आपको पैसेज में इजीली आराम से मिल जाएगा। शॉर्टेज जो वर्ड है वो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है, शॉर्टेज। ये क्वेश्चन नंबर कितने का आंसर है? क्वेश्चन नंबर 6 है या 7 है, वो देख लें एक बार कितने नंबर का क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है 6 का 7 का होगा शायद, 7 नंबर का है वो। और ये 8वां अंतिम क्वेश्चन है, पैसेज में से वो सब छांटिए जिसका ऑपोजिट वर्ड है ड्राइएस्ट। ड्राइएस्ट का मतलब होता है सूखा, तो गीले को वेटेस्ट कहते हैं। तो आया था ना चेरापूंजी वाले में वेटेस्ट, वेटेस्ट चेरापूंजी वाले में आया था, ये रहा वेटेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर है? 8 का। ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर है? 7 का। तो मैं कहूँ कि सेक्शन ए यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। अब अपन चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी है वो राइटिंग से रिलेटेड है, यहाँ ज़्यादा समझाने वाली कुछ बातें नहीं है। ये बताना है कि जो क्लास से पहले आपको डिस्कस किया गया था वो चीज़ें आपके सामने आई हैं कि नहीं आई हैं। आपको इस पेपर को देख करके जज करना है कि आरसी क्लासेज के माध्यम से जो चीज़ पढ़ाई जाती है 10th क्लास के बच्चों को, क्या वो हूबहू एग्जाम में देखने को मिलती है। तो आप देख पाएंगे कि सारी चीज़ें वो की वही मिलती हैं जो आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के द्वारा 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं। तो आई होप यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में ही अपने दोस्तों को उसको शेयर करें। लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट यदि चैनल पे यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट इसको लाइक कीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है, रीडिंग सेक्शन के बाद में अपन आते हैं राइटिंग सेक्शन में। और राइटिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो ईमेल का है। और ईमेल कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की। या तो आप ईमेल का ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए या फिर एक लेटर दे रखा है उस लेटर को आप सोल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं। ईमेल राइटिंग वैसे ही करते हैं जैसे लेटर राइटिंग करते हैं, बस उसका जो फॉर्मेट होता है ना उसमें 3-4 कॉलम होते हैं, 2CC, BCC,
टेक्स्ट, सब्जेक्ट ये होते हैं, तो उनको केवल अच्छी तरीके से बना करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं थी, एक बार में समझ में आने वाली बात थी। आगे की बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टोरी राइटिंग का है, और स्टोरी राइटिंग कितने मार्क्स की है, कितने मार्क्स की है भाई, 4 मार्क्स की। तो मैंने जिन स्टूडेंट्स को जो टॉपिक बता दिए थे कि ये स्टोरी के ये टॉपिक हैं, आप उनको 10, 12, 5, 7 जितने भी टॉपिक बताए थे उनको रिवाइज कर लेते, तो यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला था। क्योंकि पहली स्टोरी किसकी है, फार्मर, 4 सन्स फार्मर, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये स्टोरी है, ठीक है। और जो दूसरी स्टोरी है वो सीधा सीधा दे रखा है, इसका हेडिंग क्या है, बैड कंपनी। तो स्टोरीज कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपने समझी होंगी, पहले पढ़ी होंगी, और वो हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिल गया है। आगे की बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 5 तो इतना आसान आया है कि आपने 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक बहुत बार पढ़ा होगा, आपके सर ने आपको बार बार बताया होगा। कई बार क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनको आपको आशा ही नहीं थी। कई स्टूडेंट ने सोचा कि माई स्कूल का पैसेज पैराग्राफ कभी एग्जाम में आ सकता है, भाई बिल्कुल नहीं आ सकता ना, लेकिन आ गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि माई स्कूल पे आपको पैराग्राफ बनाना है, कितने वर्ड्स में, 100 वर्ड में, और आपको इन जो कीवर्ड्स हैं इनका यूज करते हुए आपको पैसेज बनाना है, पैराग्राफ बनाना है। यदि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया तो नीचे वाला क्वेश्चन दे रखा है, सब लोग चित्र को देख करके बताएंगे विजुअल है, ये कौन सा फेस्टिवल, ये बच्चे हैं वो कौन सा फेस्टिवल मना रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फव्वारा छूट रहा है भाई, और बच्चे क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हुए, इसका मतलब ये किस पे है, दीपावली पे। ये जो विजुअल पैराग्राफ बनाना था जिसका हेडिंग होगा दीपावली। अगली बात करें मैं अगले क्वेश्चन की, तो मैं कहूँ तो सेक्शन नंबर सी है ना, वो अच्छा वेटेज लेकर के आता है ना, वो वाला पार्ट बड़ा इजी आया है। तो आई होप, ऐसी आशा करता हूँ कि अब की बार स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो बड़े इंक्रीज होने वाले, क्योंकि लास्ट ईयर में सेक्शन बी था ना वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन इस साल सेक्शन ई बहुत ही आसान रहा है। और अब अपन आगे बात करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन टॉपिक, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और वो टॉपिक आपका सेक्शन नंबर सी में है, और वहाँ दे रखा है ग्रामर। क्लास 10th ग्रामर का पहला टॉपिक होता है, वो होता है आपका कौन सा, पहला टॉपिक होता है टेंस का। तो टेंस आरसी क्लासेज के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, और पहले भी पढ़ाए गए हैं, आगे भी पढ़ाते जाएंगे। बड़े ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन द ब्रैकेट। क्वेश्चन की संख्या होगी 4, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1 नंबर का। पहला क्वेश्चन वेरी इजी, ये 6, 7, 8 के बच्चे भी कर सकते हैं। यहाँ एडवर्बियल दिया हुआ है एवरी डे, और एवरी डे दिया हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अभी जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो उनको ये फिर से आगाह किया जाता है कि चैनल पे ही अभी आरसी क्लासेज श्रीमाधोपुर के इसी चैनल पे टेंस की क्लासेज लाइव लग रही है। प्रतिदिन रात को 8 बजे आपकी टेंस की क्लास लाइव रहती है, तो आप वहाँ से उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था माय फादर, तो माय फादर सिंगुलर है, तो इधर आंसर होने वाला है रन्स, रन्स आंसर होने वाला है, रन्स। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है वाइल, और वाइल का अर्थ क्या है, जबकि। जबकि मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि वाइल के 2 मीनिंग होते हैं। वाइल का एक मीनिंग होता है जब, और वाइल का एक मीनिंग होता है जबकि। यदि सेंटेंस में वाइल का मीनिंग जबकि हो तो दोनों क्लोज में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। इस वाले सेंटेंस में आई के साथ में वाज हेल्पिंग है, तो इधर भी पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। राजू के अनुसार क्या होगा, वॉज, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, यानी इसका आंसर होगा वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है वो सिंपल फ्यूचर का है, क्योंकि पहचान हुई किसकी, टमारो से। टमारो से पहचान हुई तो वी के साथ में आएगा शैल, और गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो। राइट आंसर होगा शैल गो। और यदि बात करें अपन 4th टेंस सेंटेंस की, तो वो भी बड़ा ईजी है, क्योंकि मैंने कहा है कि हर बार ये बिफोर आफ्टर वाला रूल पास्ट परफेक्ट का बहुत ही लाजवाब रूल है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया। तो फटाफट आप
इन चीज़ों को देखते हुए आगे की तैयारी में जुट जाएं। जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में हैं वो 10th की क्लास में जुट जाएं, क्योंकि अगले साल आरसी क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छा एक गिफ्ट लेकर के आने वाला है। बोर्ड कक्षाओं के लिए पूरी ग्रामर, पूरी वोकैबुलरी और इसके अलावा कंप्रीहेंशन, इसके अलावा टेक्स्ट बुक, पोइट्री और जितने भी चीज़ें होती हैं वो कक्षा 12 के लिए और कक्षा 10 के लिए, दोनों बोर्ड क्लासेज के लिए आरसी क्लासेज आपके लिए अगले साल, इस साल बोलने वाले जो नेक्स्ट 2027 की एग्जाम होने वाली है, आपके लिए बहुत शानदार एक सौगात लेकर के आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें। साथ में कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना बने। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं बिफोर और आफ्टर की। बिफोर आफ्टर के बाद में यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ आंसर होने वाला है हैड, और एस्केप की थर्ड ESCAPED, एस्केप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एस्केप्ड, एस्केप्ड। ये आंसर होगा ESCAPED, एस्केप्ड। तो आई होप टेंस के क्वेश्चन वेरी इजी थे। मेरे डियर स्टूडेंट्स ने बहुत आसानी से और बिल्कुल कम समय में इनको कर दिया होगा। अब मैं चलता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो वो तो हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेज ही नहीं होते। पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मार्क्स डिवाइडेशन है 2 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है बोथ एंड का। बोथ एंड में वर्ब हमेशा कैसी होती है? अरे रट्टा रखा है भाई, बोथ एंड में हमेशा वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। और दूसरा जो सेंटेंस था वो था ईदर और का। ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब का प्रयोग होता है दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ये पहले वाला सब्जेक्ट, ये दूसरे वाला सब्जेक्ट। दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार, मनीष के अनुसार सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? है जो जाएगा। वेरी इजी टॉपिक एंड बहुत ही स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब का। ये आंसर कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यदि बात करें अपन इनकी क्वेश्चन नंबर किसकी? 8 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो आपका है कंजंक्शन का क्वेश्चन, यानी क्लोज जो की बार पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में शामिल किया गया है। पहले टॉपिक कक्षा 12 में था, लेकिन वर्तमान सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मित्ताली इज हार्ड वर्किंग, मित्ताली इज इंटेलिजेंट। जोड़ना किससे है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो राइट आंसर होगा मित्ताली, MITT नहीं है, TALI। मित्ताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ये इसका राइट आंसर होने वाला है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनिल इज ए रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। जोड़ना किससे है? बट से। तो आंसर हो जाएगा अनिल इज ए रिच पर्सन, अनिल इज ए रिच पर्सन बट, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बट के बाद में इज डायरेक्ट लिख सकते हैं अनहैप्पी, बट अनहैप्पी। एक ऐसा बना सकते हैं बट ही इज अनहैप्पी। ये दोनों तरीके से सही हो सकते हैं। अनहैप्पी ये ऐसे बना देंगे। दोनों क्वेश्चन बड़े इजी थे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं 2। पहले में 4, दूसरे में 2, तीसरे में भी 2, यानी 8 नंबर का ये मैटर हो गया है। अब क्वेश्चनों की संख्या 2 और बची है। दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन किसका है? पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस बनाया है। अब कई बच्चे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हैं। कंफ्यूज क्या हुए? वर्ब को लेकर के। कई लोगों ने वर्ब को क्या समझा, तो वर्ब यहाँ पे कौन है? 1 है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और इधर ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और ये पूरा का पूरा आगे का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देंगे द वर्ल्ड कप। क्या लिख देंगे?
द वर्ल्ड कप। अब वन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पेसिव वॉइस में आपने पढ़ा होगा सेकंड फॉर्म को अगले टेंस में चेंज करते हैं वोज वर्ब में से कप के अनुसार क्या हो जाएगा वोज, और पेसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो थर्ड फॉर्म हो गई वन, और इधर बाई लगा करके इस वाले सब्जेक्ट को इधर लेते हैं, तो बाई इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। इस तरह से आपको नंबर मिलते हैं कितने, वन। इस तरह से आपके टोटल ग्रामर वाले पोर्शन में नंबर मिलते हैं 9। और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई साहब। बहुत बार बताया गया है कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है ना, तो इधर वाले क्लोज को देखिए और फटाफट बताइए ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में तो लगेगा क्या, दैट लगेगा, और इस जगह लगेगा टोल्ड, तो हो जाएगा द टीचर, फिर आ जाएगा टोल्ड द स्टूडेंट्स, आगे आ जाएगा दैट, और आगे वाले टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिखेंगे, क्योंकि आपको स्पेशल सिचुएशंस में बताया गया था कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब टेंस में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे फटाफट मूव्स की जगह मूव्स ही करेंगे। सही आंसर होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसा का ऐसा इसका जवाब हो जाएगा। आपने ऐसा आंसर यदि किया है तो आपको नंबर मिलता है एक, टोटल नंबर मिलते हैं आपको 10। मैं कहता हूं कि अभी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 का ये पेपर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग या मेरे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये पेपर बड़ा आसान है, इसमें कोई नानुक्ता करने की बात ही नहीं है कि पेपर हार्ड था, पेपर बहुत आसान था। करने वाले पे डिपेंड करता है कितना पढ़ाई की है, कितना आपको याद हुआ है। अब आगे की बात करते हैं। ये पैसेज फिर से आया है, ये सीन पैसेज आया है, फटाफट आप लोगों ने इसको फटाफट रीड किया होगा। द यंग सीगल वाज अलोन इन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, somehow when he had attacked a little run forward, forward का मतलब आगे की तरफ, to the brink, brink का मतलब था लेज, किनारा, किनारे को कहते हैं, brink of the ledge, and attempted to flap his wings, he became afraid, the great expense, expense का मतलब विस्तार, किसका, सी का, सी स्ट्रेच डाउन beneath, उसके नीचे था, इट वॉज सच ए लॉन्ग वे, उसकी यात्रा बहुत लंबी थी, ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसको ऐसा लगा कि उसके पंख क्या नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए अपने उसने गर्दन को बेंट किया, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, फिर से अपने लिटिल होल जहां वो रहता था वहां उस जगह पे चला गया, और वो जगह कहाँ थी, लेज के पास में, जहां वह रात को सोया करता था। पैसेज बहुत ही आसान आया है, और मैं कहूँ ये सीन पैसेज कौन सी, अपना चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का है, 1 मार्क का है, हु वाज विद द यंग सीगल ऑन हिज लेज, यंग सीगल के साथ में वहां पे कौन था, वहां पे बिल्कुल नहीं था, वह कैसा था, पहली लाइन में आया भाई, वह कैसा था, यंग सीगल वाज अलोन, सही जवाब होगा पहले क्वेश्चन का क्या, पहले का जवाब हो ही वाज अलोन, ऑप्शन नंबर डी। यदि बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू, वह क्या करने से डर रहा था, तो वह भाई फ्लाई करने से डर रहा था। इसका जवाब भी आपको पैसेज में इजी तरीके से मिल जाता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो नंबर मिलता है आपको 1। बात करते हैं व्हाट वाज स्ट्रेच डाउन बीनीथ द लेज, लेज के नीचे क्या चीज फैली हुई थी, तो भाई जानते हैं लेज के नीचे क्या था, लेज के नीचे तो सी था, सही जवाब होगा सी, सी इज द राइट आंसर। बोले ऑप्शन नंबर डी, और डी में लिखा हुआ वर्ड है सी, और आगे का वर्ड 4th नंबर, व्हाट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, कौन चीज उसको उड़ने से सपोर्ट नहीं करेगी, तो सबको पता है उसके विंग्स है ना, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं आपको इनका आंसर लिखना है, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द यंग सीगल हैड, यंग सीगल के कितने भाई थे और बहन थे, तो आपको यहाँ से आंसर का इसका आंसर बनाना है, या तो लिख दो द यंग सीगल, या लिख दो ही हैड 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर, उसके 2 ब्रदर्स थे और 1 क्या थी, सिस्टर थी, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का था, व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई, जैसे ही वह उड़ने लगा तो कौन सी चीज ने, कौन सी घटना घटी, तो जैसे उसके साथ क्या हुआ, तो जैसे ही वो उड़ने लगा तो उसे क्या लगने लग गया, डर लगने लगा, ही बिकेम अफ्रेड, कब, व्हेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई, या ऐसे लिख सकते हैं व्हेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई ही बिकेम अफ्रेड, ये इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। यदि आप ऐसा आंसर पूरा करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं, नोटबुक चेक करने वाले, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देते हैं।
आगे की बात करते हैं, ये यदि ये क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं किया है तो नीचे वाला तो फटाफट आप इसको पैसेज को पढ़ें। मिस्टर कैसिंग, ये वाला चैप्टर है आपका। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया। इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर थी। प्रश्न यहाँ से बनाया, इट किसके लिए आया है, तो इट किसके लिए आया है भाई, पोएम के लिए। पहला क्वेश्चन देखो यही है, व्हाट वाज ब्यूटीफुल, क्या चीज ब्यूटीफुल थी, तो सबसे पहले जवाब हो जाएगा पोम बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अगला, इट वाज अबाउट ए मदर डक, ये पोएम किसके बारे में थी, एक मदर डक और उसके फादर स्वान के बारे में, जिसके कितने बच्चे थे, आंसर बनेगा 3 बेबीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेबी डकलिंग्स ही हैड, उसके कितने बेबी डकलिंग थी, सॉरी उसके कितने बेबी डकलिंग थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3 बेबी डकलिंग थे। देखो देखिए यहाँ से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हो ही जाता है ऐसा अक्सर, और संज्ञा और सर्वनाम में भेद है और आपको बहुत बहुत समस्या हुई, इसके लिए खेद है। देखो पोएम हो गया इसका, और यहाँ पे हो जाएगा 3 डकलिंग थे। बाई हुम द बेबी डकलिंग वर बीटन टू डेथ, यानी बेबी डकलिंग को किसके द्वारा मार दिया गया, जब तक कि वो काट करके मार दिया गया। तो यहाँ पे सीधा आंसर आया ये रहा, डकलिंग हु वर बिटन टू द डेथ बाय द फादर, फादर इसका सही जवाब होगा, इसलिए फादर कौन से ऑप्शन में है, फादर स्वान, ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलें तो वहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग दीज डेज, इन दिनों मिस्टर केसिंग क्या कर रहे हैं, तो भाई साहब जॉक्स करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पैसेज में यहाँ पे दिखा होगा, किस्टिंग टुक द जॉक्स करते हैं, तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा जॉक्स, फटाफट लिख देता हूं मैं, जॉक्स होगा। अगला है, व्हाट डिड मिस्टर केसिंग एडेड टू द पोएम, मिस्टर केसिंग ने पोएम में क्या एडेड किया, तो उसका आंसर होगा, पैसेज को आप रीड करेंगे तो वहां लिखा होगा, ही एडेड हिज ओन कमेंट्स, उसने अपने खुद के कमेंट्स उसमें क्या किए, ऐड किए। और पैसेज का अंतिम प्रश्न था, व्हाट डिड मिस्टर केसिंग अलाउ हर टू डू, मिस्टर केसिंग ने उसको क्या अलाउ किया, तो उसने ही अलाउड हर टू टॉक। यहाँ पे पैसेज में आपको मिलेगा ऐसा का ऐसा आपको आंसर मिल जाएगा, ही अलाउड हर टू टॉक। और इस तरह से मैं कहूँ कि सेक्शन नंबर सी की बात करूँ तो सेक्शन नंबर सी भी बड़ा आसान था। इसके बाद में यदि स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं तो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो हर चैप्टर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि ये प्रश्न आपको परीक्षा के लिए जरूर पढ़ लेने हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता था कि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार नहीं आते, लेकिन अब की बार जो भी मैंने क्वेश्चंस परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को टिक करवाए थे, बताए थे, उनमें से हूबहू प्रश्न देखने को मिले हैं। पहला प्रश्न ऐसा का ऐसा मिला है, व्हाट डिड लंचो होप फॉर। दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी ऐसा कैसा मिला है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज रिस्क। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर का जो फंडा होता है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा खुद को मेहनत करनी पड़ती है, टीचर केवल गाइडलाइन का काम करता है। केवल टीचर बता सकता है इसके ट्रांसलेशन क्या है और ये बता सकता है कि कौन सा क्वेश्चन प्री एग्जाम में आया हुआ है। अब इसी तरह से क्वेश्चन आंसर वाले अपन पार्ट को अपन देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। मैं एक बार चलता हूँ क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 15 की तरफ। 15 में आपने ये अमेंडा वाला बताया था कि अब की बार पिछली 3 साल पहले, शायद 2 साल पहले, 3 साल पहले 2023 की बात थी, 23 वाली परीक्षा में अमांडा वाला आया हुआ था, तो वहाँ से ये फिर से उठाया गया है। ये पहला प्रश्न है, व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश। अमांडा को क्या फिनिश करने के लिए कहा, तो सीधा आंसर दे रखा भाई, होमवर्क। स्टूडेंट्स इतने घबरा रहे थे कि सर पोएम के क्वेश्चन कैसे होंगे, पोएम के क्वेश्चन कैसे होंगे। अरे पोएम के क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले हैं। तो मैंने कहा था कि पेशेंस, एग्जाम बहुत इजी होने वाला है, बस आपको धैर्य नहीं खोना है और साथ में पूरे जितने आपने पूरी साल में पढ़ा है उस पूरी साल का जोर आपको केवल 3 घंटे 15 मिनट में लगा देना है और आपको रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा, आपकी सफलता को रोकने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू डू। अमांडा को क्या करने के लिए कहा गया, तो ये देखो टोल्ड, तो सी वाज टोल्ड टू क्या करने के लिए कहा, क्लीन हर शूज, क्लीन हर शूज।
अपने शूज को क्लीन करने के लिए कहा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, भाई तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है और बहुत ही आसान सा है। Who do you think is speaking to अमांडा? आपके अनुसार स्पीकिंग कौन कर रही है अमांडा से? तो मेरे अनुसार, चैप्टर के राइटर के, पोइट के अनुसार उसकी मदर कर रही है। तो आई थिंक हर मदर इज स्पीकिंग टू अमांडा। ये क्वेश्चन 15 नंबर का था, पोइम में से आया था। दूसरे वाला यदि ये क्वेश्चन नहीं किया तो दूसरा क्वेश्चन यदि आपने किया है तो ये भी बहुत ही आसान है। और फिर से जो पहली पोइम थी वो बहुत आसान सी पोइम थी, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो पूछी गई थी। पोइम का नाम था फॉग। पहला क्वेश्चन बहुत इजी, व्हाट डज इट, यहाँ इट किसके लिए आया है? तो देखो इट किसके लिए आया है? फॉग के लिए आया है। ठीक है, फॉग का सही आंसर होगा क्या है? व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन, सॉरी, हाँ सही है, इट। यहां देखो, यहां थर्ड लाइन में इट किसके लिए आया है? फॉग के लिए आया है। तो राइट आंसर होगा फॉग। फॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट थिंक द फॉग इज लाइक? फॉग को पोइट कैसा समझता है? लाइक देखा, लाइक कहाँ है भाई? लाइक तो आपको बताना है कि ये किसके जैसे लगता है। तो ये किसके जैसे लगता है? कैट के जैसे। यहाँ आंसर दे रखा है, कम्स लाइक ए लिटिल कैट फीट। तो कैट के जैसे वो दिखती है। द फॉग इज लाइक ए कैट। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, हाउ डज द फॉग कम्स? तो पहली लाइन में लिखा हुआ भाई, दूसरी लाइन में द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहां से आंसर आएगा द फॉग कम्स लाइक ए लिटिल कैट फीट। और यदि आपने कैसा किया है तो आपको पूरे में से पूरे, यानी बोले तो पहले स्टेंजा को, दूसरे स्टेंजा को, जिसने भी किया है 5 में से 5 नंबर उस विद्यार्थी को पूरे मिले हैं। अब अपन आगे की बात करते हैं। आगे की बात में करें तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक कराए थे। क्वेश्चन आंसर में यही फंडा आपको लगाना है कि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको आप याद करें। अब मैं ले चलता हूं आपको अब सीधे आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न था आपका ये वाला, चूज द करेक्ट आंसर। प्रश्नों की संख्या कितनी? 5। और 5 जो क्वेश्चन आए हैं वो आपकी पहली बुक, सॉरी जो सप्लीमेंट्री बुक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसमें से 5 के 5 हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वहां से पहला प्रश्न पूछा गया, हाउ मैनी डॉटर्स रामलाल? ये रामलाल भोली वाला चैप्टर था। रामलाल के कितनी बेटियां थी? तो आपको पता है रामलाल के कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। अगला, हु वाज द कमांडर इन चीफ? पहला जो लास्ट आपका बुक का नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ, लास्ट चैप्टर है इस बुक का। वहां से पूछा है कि मार्स स्पेस कंट्रोल का कमांडर इन चीफ कौन था? तो उसका सबसे बाहुबली कौन था? सबसे बड़ा धुरंधर कौन था? वो था आपका ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक इज द राइट आंसर। रिचार्ड एच अब्राइट वाज एनकरेज टू बिकम ए साइंटिस्ट बाय? रिचार्ड अब्राइट को किसने एनकरेज किया साइंटिस्ट बनने के लिए? तो उसको किसी टीचर ने नहीं किया, बल्कि उसकी खुद की मॉम ने किया था, मम्मी ने किया था। मदर इज द राइट आंसर। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छी तैयारी थी, आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? होरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना चाहता है? तो भाई होरेस डेनबी है ना, वो एक ही चीज कलेक्ट करना चाहता है। पूरी स्टोरी को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक ही है, रेयर बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करना उसे बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी हॉबी है। एंड अंतिम क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर हेरियट? पहले क्वेश्चन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसमें से डॉक्टर हेरियट है ना, वो क्या काम करता है? हेरियट का क्या काम है? तो मैंने जैसा बोल ही दिया, डॉक्टर है वो जानवरों का डॉक्टर है, जानवरों का सर्जन है। जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं वेटनरी सर्जन, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वेटनरी सर्जन। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको बहुत पसंद आई होगी और ये पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस श्री माधोपुर सर राकेश जांगिड़ के द्वारा सॉल्यूशन करवाया गया। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर 9799281509 दिए हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ में आने वाला जो एग्ज़ाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2027 में, उसके लिए हम और हमारी टीम मिल करके जितने भी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उनकी लाइव क्लासेज आपको परीक्षा से बहुत पहले मिलने वाली हैं। और स्पेशली आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये राकेश जांगिड़ सर और आरसी क्लासेज कंधे से कंधा मिलाकर आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरसी क्लासेज एक बार फिर से आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर भी बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको इसका फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आरसी क्लासेज के माध्यम से बहुत जल्द लाइव मिलने वाला है। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने सर राकेश जांगिड़ के साथ में। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।